वगैरह सब कंप्लीट कर लिया था। कुछ एक प्रॉब्लम करो एनसीईआरटी की ऑन इम्पल्स, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। सो एक प्रॉब्लम कर लो बस एनसीईआरटी की, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। भाई ये क्वेश्चन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। चलिए इसे सॉल्व करके दिखाइए। 2 मिनट है आपके पास, 2-3 मिनट। करिए करिए इसको सॉल्व करिए, आंसर्स लिखिए। तीन मिनट है, करिए सॉल्व, फिर डिस्कस करेंगे।
अभी आंसर्स आए कुछ? सर 2 मिनट। सर आ गया, वो चैट रूम डिसेबल था। अब डाल लो मैं आंसर्स। तो देखिए, जिन लोगों ने क्लास मिस भी करी थी, सबको इतना तो सबको आता है कि इम्पल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो देखो, यहाँ पर इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए इम्पल्स के लिए एक ही रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज ऑलवेज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को आप लिख सकते हो, दिस इज मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी। मास अलग कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है मानस, कैस्पल का भी आ गया। ग्रुप में डाल दिया करो रिजल्ट्स ना अपने, ताकि दूसरे भी कंपेयर कर पाए। आयुष का भी आ गया आंसर, वेरी गुड। एवरीवन वाले कॉलम में डाल दिया करो, जरा सबको मिल जाएगा। ओके। 0 से 2 तक जब आएगा ना, 0 से 2 तक आपको वेलोसिटी चाहिए। तो देखो मोमेंटम कब आएगा, जब वेलोसिटी चेंज। 0 से लेकर 2 तक, जब आप 0 से 2 लोगे, जीरो से, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे आ सकती है, स्लोप निकाल दो। सो 0 से 2 तक वेलोसिटी v1 है, 2 से 4 तक स्लोप चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी v2 है। और इसको मैं 0 से 2 तक की वेलोसिटी को v इनिशियल कह देता हूँ, 2 से 4 की वेलोसिटी को v फाइनल कह देता हूँ। सो ये है v इनिशियल और ये है v फाइनल। ये जो v इनिशियल होगा, v इनिशियल आप लिख सकते हैं ना, इट्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये परपेंडिकुलर 2 हो जाएगा, बेस कितना है 1, तो आप ऐसे लिख सकते हैं v इनिशियल इज tan थीटा, वेलोसिटी स्लोप से मिलेगी, इट्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए ये इतना है, परपेंडिकुलर टू बेस v2, सो इट्स 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैस्पल देखते हैं, शायद प्रीवियस में कैलकुलेट कर लें, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी तरह से जब आप फाइनल लोगे, देखो फाइनल में भी थीटा तो उतना ही आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/2 विच इज 1। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, ये जो एंगल है दैट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। सो वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा tan थीटा पॉजिटिव ना होकर ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। 2/2 माइनस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैत्री 2/1 क्यों होगा, देखो ये परपेंडिकुलर 2 है और 0 से लेकर 2 तक टाइम कितना लगा होगा, ये भी 2 होगा, तो 2/2। 2 से 4 देखो, ये भी 2 और परपेंडिकुलर भी 2, तो 2/2 ही होगा। सर नेगेटिव क्यों हुआ, ये -2/2? नेगेटिव से इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एंगल है, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है स्लोप नेगेटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब अगर आप में से किसी को स्लोप से कैलकुलेट नहीं करना आता, तो सिंपल ऐसे लिख सकता है, वेलोसिटी होती है फाइनल पोजीशन। वेलोसिटी को आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल, x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। तो देखिए जब हम 0 से 2 सेकेंड्स ले रहे हैं ना, तो x2 कितना है 2,
जिसे स्लोप से नहीं कैलकुलेट करना आता वो ऐसे कैलकुलेट कर सकता है, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। फाइनल कितना है 2, इनिशियल पोजीशन कितनी थी 0, तो ऐसे लिख दिया 2 माइनस 0। फाइनल टाइम इंस्टेंट 2, इनिशियल टाइम इंस्टेंट 0, सो 2 माइनस 0, 2 बाई 2 आ गया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मनस्पन सेंटीमीटर है वो, 1 के साथ c मिक्सड हो गया था, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे यहां पर भी आप फाइनल को ऐसे भी निकाल सकते हो, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। x2 कितना है देखिए, 2 से 4 जा रहे हैं। आयुष बताओगे 2 से 4 जब जा रहे हैं तो x2 कितना होगा फाइनल पोजीशन फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड्स में? आयुष 2 to 4 सेकेंड्स में फाइनल पोजीशन कितनी होगी? सर -1 सेंटीमीटर 2 से सर 4 पोजीशन 2 से 4 तो सर 2 पोजीशन तो y एक्सिस पर है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताओ कितना? इस पोजीशन का y इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, ये तो x एक्सिस पर आ गया ना, यस सर y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? 0। एक मिनट सर 0 ही होगा। और इनिशियली ये यहाँ था, इसका y कोऑर्डिनेट कितना था 2, 2 था सर, 0 माइनस 2। -2 हो जाएगा। t2 कितना है 4, t1 कितना है 2, मैं 2 से 4 सेकंड्स ले रहा हूँ ना, तो यहाँ मैं पहले ले रहा हूँ 0 से 2 सेकंड्स तक के लिए, फिर मैं ले रहा हूँ 2 से 4 सेकंड्स तक के लिए। सो ये फिर से आ गया -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अभी आपकी मर्जी है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है मेथड, आप उस मेथड से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। x2 माइनस x1 से आपको कन्वीनियंट लगता है, x2 माइनस x1 से लीजिए। वही मैंने सर आंसर डायरेक्ट ही बता दिया था -1। हाँ -1 आ जाएगा। हाँ अब्दुल्ला देखो ये 0 है ना, 0 से लेकर 2 तक हम जा रहे हैं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मींस वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। फिर 2 से 4 ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा है, दैट मींस 0 से 2 और 2 से 4 में वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो हमने पहले 0 से 2 के लिए निकाला, तो x2 माइनस x1 वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, x2 2 था, x1 0 था। 0 से 2 गए तो टाइम इंस्टेंट फाइनल 2 है, इनिशियल 0 है, 2 माइनस सर 0। इसको मीटर में भी तो कर सकते हैं। हाँ करेंगे, अभी करेंगे उस काम को, करेंगे अभी। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो आ गया 10 रेज टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड, और ये भी आ गया माइनस ऑफ 10 रेज टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड। अब आप इंपल्स निकाल दो, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इंटू इनिशियल वेलोसिटी। सो मास कितना है, मास इज 0.04 kg, 0.04। final velocity is minus of 10 raised to the power -2 minus initial velocity is 10 raised to the power -2. So impulse is 0.04 minus 2 into 10 raised to the power -2. So impulse है -0.08 into 10 raised to the power -2, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड्स। आप इसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं -8 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 न्यूटन सेकेंड्स। अंश समक्ष ले रही है, माइनस क्यों आया -8? अच्छा ये यहाँ से आया ना, ये माइनस इसलिए आ रहा है, एक एक करके डाउट से। तो अब्दुल्ला का डाउट है 0 से 2 to 4 में 0 2 नहीं है, जब 2 से 4 जा रहे हैं अब्दुल्ला, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट पर है ना x, और जब 4 पर आएंगे तो x एक्सिस पर आ गए तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। जब आप 2 से 4 जा रहे हो तो x कैसे चेंज हो रहा है, 2 से 0, फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल 2, फाइनल टाइम इंस्टेंट 4, इनिशियल टाइम इंस्टेंट। अब्दुल्ला हाँ 8 देखो ऐसे है ना, इंपल्स क्या है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। मास है 0.04, फाइनल वेलोसिटी कितनी है -10 इंटू 10 रेज पर -2, इनिशियल है 10 रेज पर -2,
माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -2 हो गया, 2 × 4 8 आ गया। और ये 0.08 है ना, इसको लिख सकते हो ना 8 × 10⁻²। तो माइनस नहीं आएगा ना? आएगा आएगा, माइनस आएगा, देखो माइनस माइनस ऐड, ओके माइनस ही तो रहेगा। ओके सर। अब्दुल्ला क्लियर हुआ? समक्ष, अंश क्लियर है सर? चलो भाई, इसको अगर ये हो गया सबसे, रब कर दूं इसको? यस सर। डन सर। रब करते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ, हमने डिस्कस कर लिया था, इम्पल्स भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद, इम्पल्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अब्दुल्ला अब नहीं आएगा वो अब नहीं मिलेगा, तो मुझे बता दो, मैं दोबारा लिख दूंगा। अब्दुल्ला वो आ नहीं सकता। चलो, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। सो एक मेजर पोर्शन ना आपके सिलेबस में लॉज ऑफ मोशन का है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है डायनामिक्स की। डायनामिक्स की प्रॉब्लम्स यूजुअली 4 तरह की फोर्सेस पर है आपके पास। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पता होनी चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन पता होना चाहिए, टेंशन पता होना चाहिए, फ्रिक्शन पता होना चाहिए। ज्यादातर लॉज ऑफ मोशन में प्रॉब्लम इन 4 फोर्सेस पर होती है। इन फोर्सेस को कहते हैं कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। तो पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हमें जनरल नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ वेट पढ़ना है। तो अगर एक बॉडी है मास m की, उसका जो वेट होगा वो वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, W is equal to mg, where g is acceleration due to gravity, m is mass of the body। वेट का जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड्स का मतलब है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट करता है। दिस इज अर्थ, तो वेट हमेशा एक्ट करेगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो दिस इज मास ऑफ बॉडी, वेट हमेशा एक्ट करेगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ, ये डायरेक्शन है वेट। Weight always acts towards the center of, towards the center of। So weight हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है, and it is mg। यूजुअली हम लिख देते हैं कि वेट डाउनवर्ड्स है, क्योंकि हम हमेशा मान के चलते हैं कि बॉडी ऊपर रखी हुई है। लेकिन अगर बॉडी यहाँ रख दिया आपने, नीचे रख दिया अगर मास m, तो वेट फिर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट। तो ये पहली सिंपल फोर्स है, जहां भी आपको बॉडी दे दी मास m की, उसका वेट mg हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, वेट वो फोर्स है जो अर्थ बॉडी पर अप्लाई करे। आगे की प्रॉब्लम्स के लिए आपको पता होना चाहिए फोर्स कौन किस पर अप्लाई करे। सो वेट इज फोर्स, वेट इज फोर्स applied by earth on the body। सो वेट वो फोर्स है जो अर्थ बॉडी पर अप्लाई करेगी। वेट के बाद भाई, वेट क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी का? सर वेट का रिएक्शन फोर्स नहीं होता? बिल्कुल होगा रिएक्शन। वेट बॉडी पर एक्ट कर रहा है
अर्थ बॉडी को डाउनवर्ड्स पुल कर रही है तो बॉडी अर्थ को अपवर्ड्स पुल करेगी, तो वेट का रिएक्शन अर्थ पर एक्ट करेगा, mg ही होगा जो अपवर्ड्स होगा। मींस अगर आप रिएक्शन देखना चाह रहे हैं तो ये ऐसा है कि अगर आप कह रहे हो ये अर्थ है, if this is earth, ये बॉडी है मास mg, तो अर्थ बॉडी को डाउनवर्ड्स पुल कर रही है mg, बॉडी अर्थ को अपवर्ड्स पुल कर रही होगी विद द सेम फोर्स। अर्थ ऊपर सिर्फ इसलिए नहीं उठता, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, सेम फोर्स एक्ट कर रही है, जो बॉडी पर एक्ट कर रही है वो अर्थ पर एक्ट कर रही है। तो अगर आप इसे कह रहे हो दिस इज एक्शन, देन दिस इज द रिएक्शन। इफ इट इज एक्शन देन दिस इज रिएक्शन। सर बट वो तो इक्वल एंड अपोजिट होता है ना। इक्वल एंड ऑपोजिट है, देखो mg mg, एक डाउनवर्ड्स एक अपवर्ड्स। इक्वल एंड ऑपोजिट का क्या मतलब होता है हर्षित, कि मैग्नीट्यूड सेम होगा डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट। सर यहाँ पे कि ऊपर नहीं उठती जैसे आपने, क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा है, सॉरी मास बहुत ज्यादा आपने कहा ना अभी। तो मास फोर्स थोड़ी ना, हम तो फोर्स की बात कर रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होगी। भाई मैत्री, मैंने अर्थ की सरफेस पर इस पेन को रख दिया, ऐसे रख दिया मैंने, तो उस पेन को दिखा रहा हूँ मैं कि यहाँ रखा हुआ है मास। अर्थ इसे डाउनवर्ड्स पुल करेगी जिस फोर्स से, वो mg। ये अर्थ को जिस फोर्स से अपवर्ड्स पुल करेगा वो mg, इसको मैं एक्शन कह रहा हूँ, ये रिएक्शन हो जाएगा। मैत्री, सर यहाँ पे m पेन का फोर्स, पेन का मास होगा या पेन का मास, जिस बॉडी को आप ले रहे हो उस बॉडी का मास है, m इज मास ऑफ बॉडी। अगर मैं पेन ले रहा हूँ तो पेन का मास ऑफ बॉडी। हाँ, अच्छा सर, तो आपने बोला कि अर्थ ऊपर नहीं उठती, आप उस टाइम पे अर्थ के मास की बात कर रहे हो, फोर्स के टाइम पे आप पेन के मास की बात कर रहे हो। हाँ, जब मैं वेट की बात कर रहा हूँ तो मैं बॉडी का मास ले रहा हूँ, ये भी बॉडी का मास है mg, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। लेकिन बॉडी उठेगी या नहीं उठेगी वो उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो एक्सेलरेशन होगा mg डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। जब एक्सेलरेशन लोगे तो जिस बॉडी का एक्सेलरेशन ले रहे हो उसका मास लोगे ना, अर्थ का। हाँ हाँ सर, समझ गया। मैत्री पूछ रही है बट वो तो आपने फोर्स लगाया, आपको मतलब भाई मैंने फोर्स नहीं लगाना, मैंने सिर्फ इतना करा है कि इस बॉडी को यहाँ रख दिया अर्थ की सरफेस के पास, अब इसलिए मैं ऊपर से रिलीज कर दिया, मैंने यहाँ छोड़ दिया, तो इस बॉडी नीचे जा रही है। नीचे किसकी वजह से जा रही है? वेट की वजह से। जो वेट अर्थ बॉडी पर अप्लाई कर रहा है इसे एक्शन कहते हैं। किसी ने पूछा था रिएक्शन कहाँ होगा, तो बॉडी अर्थ को ऊपर पुल करेगी, अर्थ बॉडी को नीचे पुल कर रहा है, बॉडी अर्थ को ऊपर पुल करेगी, इसे रिएक्शन कहते हैं। जितना एक्शन उतना रिएक्शन, एक्शन बॉडी पर एक्ट कर रहा है, रिएक्शन अर्थ पर एक्ट कर रहा है। और जो हम m ले रहे हैं दैट m इज मास ऑफ द बॉडी। इसके बाद जब आप सेकंड पार्ट लोगे, वेट के बाद सेकंड है नॉर्मल रिएक्शन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई, सर जब हम वेट लेते हैं अपना तब हमें दिखाता है 90 केजी, मान लीजिए 90 केजी दिखा रहा है, बट सर एक्चुअल में तो उसको 900 न्यूटन होना चाहिए था, ये डिफरेंस क्यों सर? यूनिट का फर्क है बस। जिसको आप कह रहे हो 90 केजी जो दिखा रहा है वो बेसिकली 90 केजी नहीं दिखा रहा, वो 90 केजी वेट दिखा रहा है। मुझे डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक में यूनिट्स में। वो 90 केजी वेट दिखा रहा है, उस 90 केजी वेट को यूनिट है वो वेट की, एसआई यूनिट नहीं है। जब आप एसआई में कन्वर्ट करोगे तो उसे 9.8 से मल्टीप्लाई या 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 900 हो जाएगा। आपकी जितनी भी वेइंग मशीन्स होती हैं उनको कुछ ऐसे ट्यून करते हैं कि वो यूनिट केजी वेट में दे। आप उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो केजी वेट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। केजी नहीं है, केजी वेट होता है हमेशा। इसका भी क्वेश्चन था। यस सर, थैंक यू सर। अब देखिए नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कब एक्ट करेगा? जब भी आप बॉडी को किसी सॉलिड सरफेस पर रख दोगे, सिर्फ सॉलिड सरफेस, वो सॉलिड सरफेस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करती है जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। सो नॉर्मल रिएक्शन इज फोर्स ऑन बॉडी बाय सॉलिड सरफेस। तो अगर आपने कोई सॉलिड सरफेस ले ली
वो सॉलिड सरफेस बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करेगी उस फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। मेरी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, अगर आप डायरेक्शन लोगे तो नेगेटिव साइन लगा दोगे, आप कह रहे हो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता है, यहाँ तो मैं मैग्नीट्यूड लिखूं। तो फोर्स ऑन बॉडी बाय सॉलिड सरफेस, तो सॉलिड सरफेस जी रिएक्शन mg होगा, जी हाँ रिएक्शन mg होगा। सो नॉर्मल रिएक्शन, अब सुन लो जरा सा, सॉलिड सरफेस बॉडी पर जो भी फोर्स अप्लाई करेगी उसे नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। मान लीजिए मैंने सरफेस ली, एक प्लेट ले ली, मेटल की प्लेट ले ली, या अर्थ की सरफेस है, इस सरफेस पर मैंने बॉडी को रख दिया, तो ये सरफेस इस बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करेगी दैट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एंड टुवर्ड्स द बॉडी। So direction of normal reaction is perpendicular to the surface, surface के perpendicular होगा and towards the body, और towards the body act करेगा, इसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द बॉडी, दैट्स नॉर्मल रिएक्शन। जहां भी कोई सॉलिड सरफेस आ जाए, लाइक इस पेन को, अगर मैं, ये मोबाइल की स्क्रीन है, सॉलिड सरफेस है, मैंने पेन को रख दिया, तो ये मोबाइल की स्क्रीन पेन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। इस फोर्स को पेन भी तो सर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पेन भी, ये बॉडी भी इस सरफेस पर नॉर्मली एक्शन अप्लाई करेगी, दैट इज डाउनवर्ड्स। तो जहां भी दो सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में आ जाए नॉर्मली एक्शन आ जाएगा। लिक्विड नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट नहीं करता, गैसेस नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट नहीं करती, सॉलिड सरफेसेस एक्सर्ट करती। और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द बॉडी। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक ये ब्लॉक लिया और मैंने एक ब्लॉक और कंसीडर कर लिया, ये दो ब्लॉक्स मैंने कंसीडर कर लिया। अभी आता हूं, मैं डाउट्स ले रहा हूं, बस जरा इस चीजों को समझ लो। ये दो ब्लॉक्स लिए हुए, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। भाई दो सॉलिड सरफेसेस हैं, कांटेक्ट में होंगी, तो ए बी पर एक नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेगा जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स बी होगा, एन। अब ये एक्शन हो गया, तो बी भी तो ए पर नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेगा, सेम नॉर्मली एक्शन एन ए पर एक्ट कर रहा होगा, ये रिएक्शन। तो अगर आप कहते हो इसे आप एक्शन कह रहे हैं, फिर दिस इज एक्शन, तो इसे आप रिएक्शन कहो, ये रिएक्शन। सर अब ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है ना, एक दूसरे के एडजेसेंट। भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होता हर्षित, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस है, अब तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। पहले सरफेस एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी तो परपेंडिकुलर ये था। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल याद मत रखना, हमेशा याद रखना अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। सर मतलब उसके जस्ट बगल में रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल उस पास। ऊपर नहीं। हाँ अब डाउट्स बताना शुरू कीजिए मुझे। इन आउटर स्पेस में तो ग्रेविटेशनल पुल नहीं। देखो अब्दुल्ला, ग्रेविटेशनल पुल तो कोई भी प्लैनेट एक्सर्ट कर सकता है। आउटर स्पेस में भी जाओगे, चलो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल वीक हो जाएगा, लेकिन और प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल पुल होगा। कुछ ना कुछ तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। सैटेलाइट्स आउटर स्पेस में रिवॉल्व कर रही है, बट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से रिवॉल्व कर रही है। सर आपने क्या कहा, along the surface of perpendicular? Normal reaction is perpendicular to the surface. Surface के perpendicular होगा हमेशा। नहीं सर, जब मैंने horizontal बोला तो आपने बोला along the surface of दूसरा। जब भी आप देखो तो horizontal vertical मत देखो, हमेशा देखो कि जो forces हैं कुछ along the surfaces होंगी, कुछ perpendicular to the surface होंगी। Normal reaction perpendicular to the surface है, जहां भी कांटेक्ट होगा उसके
बोथ बॉडीज हैव टू बी सॉलिड आर्मर, दोनों बॉडीज सॉलिड होंगी तभी आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, लिक्विड नहीं एग्जर्ट करता, गैसेस नहीं एग्जर्ट करती, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पर एग्जर्ट करता है नॉर्मली। और ये डायरेक्शन बहुत क्रूशियल है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और टुवर्ड्स द बॉडी। अब देखो इसमें और कई केसेस हो सकते हैं। मैं अगर इसको कुछ ऐसे रख देता हूँ, एक ये रखा मैंने और ऐसे रखा, ये सरफेसेस हैं। और इन सरफेसेस पर मैंने ऐसे ले जाकर एक बॉडी रखी, ये एक रॉड रखी, सरफेसेस पर परपेंडिकुलरली मैंने एक रॉड रखी, ऐसे मैंने एक रॉड रखी। समक्ष मुझे जरा बताओ यहाँ कितने कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, इस रॉड को इन सरफेसेस के साथ रख दिया, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं समक्ष? कहाँ गायब हो जाता है? हाँ, अब्दुल हन्नान का आंसर सही है। समक्ष नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितने? Yes, sir. कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? रॉड को मैंने रख दिया, कितने Sir, कॉन्टैक्ट? 2. 2 कॉन्टैक्ट्स, एक कॉन्टैक्ट यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ। Yes, sir. नॉर्मली एक्शंस होंगे। Sir, 2 contacts हो गए ना? 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कितने नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेंगे? Sir, 2. फर्स्ट जो ए पॉइंट ये दिख रहा है, जो ए पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, Yes, sir. इसमें नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन बता सकते हो, एक्स वाई जेड कहाँ जाएगा ए पॉइंट पर? Sir, west. ए पॉइंट के परपेंडिकुलर जाएगा ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, oh sorry. तो ये हाँ. ईस्ट के है ना, एक्स एक्सिस के। यहाँ बताओगे क्या डायरेक्शन होगा नॉर्मल रिएक्शन में? सर ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर. टुवर्ड्स द बॉडी, ये ऊपर जाएगा। Yes, sir. Yes. हाँ, अब्दुल हन्नान, आयुष, यही आंसर होंगे। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी। चलिए इतना लिखिए, फिर से रब करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। कोई डाउट तो बताइए। सर यहाँ पे रॉड कैसे फोर्स अप्लाई करेगा? रॉड बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे रॉड इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इधर हो जाएगी। यहाँ जो सरफेस पर अप्लाई करेगा ये एन बी डाउनवर्ड्स हो जाएगा, ये एन ए राइट। जहां एक्शन हुआ रिएक्शन उसके इक्वल होगा और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो लेकिन सेम जैसे हम भी चलते हैं तो सर हम भी तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल, जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हम ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो नॉर्मली एक्शन। ग्राउंड आपके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो फोर्स आपको आगे लेकर चलती है। अगर आप ध्यान दो तो आगे बढ़ने के लिए आप आगे फोर्स नहीं अप्लाई करते, आप पीछे अप्लाई करते हैं। यस सर। तो आप जो ग्राउंड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो फोर्स आपको मूव करा है। सर वो भी नॉर्मल रिएक्शन ही होगा ना? उसमें 2 चीजें मिक्स्ड होती है, नॉर्मल रिएक्शन भी मिक्स्ड है और फ्रिक्शन भी मिक्स्ड है। जब हम फ्रिक्शन पर आएंगे तब देखेंगे, उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन दोनों की। हाँ, आमना दोनों सरफेसेस पे लगा। जितनी जगह कॉन्टैक्ट्स होंगे उतनी जगह नॉर्मल रिएक्शंस आएंगे। जितने नॉर्मल रिएक्शंस हैं, ये एक्शंस हो गए तो रिएक्शंस भी होंगे। जब इतना लिख लो तो बताना मुझे, से रब करते हैं फिर आगे। और सर यहाँ पर कोई जिस भी बॉडी में मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है तो वो एक्सेलरेशन भी मतलब एक्सपीरियंस करेगी। अब वो डिपेंड करता है कि बॉडी पर नेट फोर्स कितनी है, क्योंकि मैंने तो अभी एक फोर्स दिखाई है। मोशन तो नेट फोर्स की वजह से होता है। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो यस मूव कर देगी, लेकिन अगर नेट फोर्स 0 है तो मूव नहीं करेगी। डिपेंड करता है नेट फोर्स पे। पर एक्सेलरेशन तो होना ही चाहिए ना बॉडी में। नेट फोर्स, सब कुछ नेट फोर्स पे डिपेंड करेगा। मान लो नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट कर रहा है, वेट भी एक्ट कर रहा है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, तो नेट फोर्स इज 0 तो एक्सेलरेशन 0।
बट अगर कोई जैसे यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम देखो, ये बॉडी का मास m है, मैं डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, मैं आपसे कहता हूँ नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल है, देन नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0. If net force on the body is 0, that means acceleration would be 0. सर तो अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया, फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, और वही 0 है तो फोर्स ही 0 हो गया, तो बॉडी एक्सर्ट कैसे करेगी फोर्स? Net force माइनस नेट फोर्स, दो फोर्सेस एक्ट करें ना, एक n और एक mg. अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो नेट कितनी होगी? माइनस n और mg. अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो नेट कितनी होगी? कौन से केस में सर? वाले केस में एक n ले लेते हैं, एक mg ले लेते हैं, दोनों इक्वल है, n और mg इक्वल है. व्हाट इज द नेट फोर्स? सर जो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? एक n और एक mg. सर सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, ट्रैक कर देंगे तो n माइनस mg. अगर दोनों इक्वल है तो n माइनस mg 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 आ जाएगी. क्लियर है मानस? हाँ ये सर क्लियर है. फोर्स 0 है, दैट मींस एक्सेलरेशन 0, बट इंडिविजुअल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. ऐसा नहीं है कि n 0 हो गया या mg 0 हो गया, n भी एक्ट कर रहा है, mg भी एक्ट कर रहा है, बट नेट फोर्स 0. सो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन एक इंडिविजुअल फोर्स नहीं कंट्रोल करती, वो नेट फोर्स कंट्रोल करती है आपके सिस्टम. अच्छा, मानस के बाद आमना का क्वेश्चन है, सरफेस रॉड पर फोर्स नहीं लगाएंगे जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में दोनों पर फोर्स है. तो देखिए ना यहाँ पर आमना है तो फोर्स, सरफेस रॉड पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट्स नॉर्मल रिएक्शन Na. रॉड सरफेस पर अप्लाई कर रहा है Na. इसी तरह से ये रॉड ये सरफेस में कांटेक्ट है, ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक Nb और ये Nb. आमना चलिए इसे रब कर दूं, पूरे को लिख लिया सबने. देखिए जैसे लास्ट जो हमने जो कुछ भी पढ़ा है अब तक वो सब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते थे. ऐसे ही हम जो आगे करेंगे वो सारा इन नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, वेट. अब ये समझिए फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स आप इन्हीं चीजों को बार बार सुन रहे होंगे, चैप्टर नंबर 5 में भी और चैप्टर नंबर 6 में. रब कर दूं इसको? यस सर. चलो जी इसको रब कर रहा हूं मैं. नेक्स्ट देखते हैं. सो ये नॉर्मल रिएक्शन था. नॉर्मल रिएक्शन के बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड फोर्स, टेंशन. टेंशन वो फोर्स है जिससे स्ट्रिंग किसी बॉडी को पुल करती है. फोर्स with which string pulls a body. जिस फोर्स से स्ट्रिंग किसी बॉडी को पुल करती है उस फोर्स को आप टेंशन कहते हैं. जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है. जब मैं स्ट्रिंग कह रहा हूं दैट मीन्स रोप है, थ्रेड है, वायर है, सब स्ट्रिंग है. ये एक वायर है, स्ट्रिंग है मेरे लिए. इस वायर से मैंने ये मास अटैच कर दिया. इस मास पर मैं डायरेक्टली फोर्स नहीं लगा रहा हाथ से. देखो मेरे हाथ में और इस मास में कोई कांटेक्ट नहीं. इस मास को मैंने अपने हाथ से वायर के थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया हुआ. मैं स्ट्रिंग पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, स्ट्रिंग इस मास पर फोर्स अप्लाई कर रही है और जिस फोर्स की वजह से मास ऊपर जा रहा है. तो स्ट्रिंग इस मास पर जो भी फोर्स अप्लाई करेगी उस फोर्स को हम टेंशन कहते हैं. जब मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग तो वो वायर भी हो सकता है, वो थ्रेड भी हो सकता है, रोप भी हो सकता है. तो स्ट्रिंग बॉडी पर जो भी फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स को टेंशन कहते हैं. टेंशन क्लियर हुआ सबका? मैंने बहुत टेंशन देगा अगर ये बिगड़ा ना जरा सा भी, बहुत टेंशन देगा. क्लियर हुआ? टेंशन सर एक बार फिर से बताना. टेंशन वो फोर्स है जो फोर्स स्ट्रिंग मींस वायर हो, रोप हो,
किसी बॉडी पर अप्लाई करता है। स्ट्रिंग बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स को टेंशन कहते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय स्ट्रिंग। जैसे ये रोप है, स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से मैंने इस मास को अटैच कर दिया, तो ये स्ट्रिंग इस मास के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। तो अगर मैं इस देखूं, मैं इस स्ट्रिंग को ऊपर खींच रहा हूँ, स्ट्रिंग इस मास को ऊपर खींच रही है, दैट मींस स्ट्रिंग इस मास पर कोई फोर्स लगा रही है, तो स्ट्रिंग ने मास पर जो फोर्स अप्लाई करी उस फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। अच्छा, अगर टेंशन समझ में आ गया तो मुझे जरा डायरेक्शन ऑफ टेंशन कोई बताएगा? आयुष मुझे बताओगे, अगर मैं इसे ऊपर पुल कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग इस मास पर जो टेंशन अप्लाई कर रही है उसका डायरेक्शन? डाउनवर्ड्स सर, डाउनवर्ड्स नहीं, अपवर्ड्स अपवर्ड्स। युवराज डाउनवर्ड्स क्यों गया? तो जब तुम ऊपर खींच के ले जा रहे हो तो टेंशन सर अपवर्ड्स जाएगा। सर टेंशन तो वो होगी ना जो थ्रेड उस पे जो ऑब्जेक्ट थ्रेड पे लगा रही है, जो थ्रेड ऑब्जेक्ट पे लगा है तो सर अपवर्ड्स होगा। तो मैंने सही बोला। थ्रेड ऑब्जेक्ट, हाँ सही बोला था, अप, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स जा रही है, दैट इज टेंशन। हम हमेशा बॉडी के ऊपर फोर्स लेते हैं, स्ट्रिंग पर नहीं। स्ट्रिंग बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करेगी वो टेंशन, उस फोर्स से हम इसे पुल कर रहे हैं, अपवर्ड्स जाएगा। तो वो फोर्स जिससे बॉडी एक स्ट्रिंग किसी ऑब्जेक्ट को पुल करती है, दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन। फोर्स विद विच स्ट्रिंग्स पुल्स अ बॉडी। स्ट्रिंग पुश नहीं कर सकती भाई, मैं स्ट्रिंग से पुश नहीं कर सकता, मैं पुल कर सकता हूं। अब टेंशन का डायरेक्शन देखो। अच्छा, अब एक बार बताओ मुझे, ये तो तुमने बता दिया था अपवर्ड्स, ये है मैं इसे राइट में ले जा रहा हूँ, टेंशन कहाँ हैक कर रही होगी? मैं स्ट्रिंग इसको खींच के राइट में लेके जा रही है ब्लॉक को, तो टेंशन कहाँ हैक कर रही होगी? अगर स्ट्रिंग जिस डायरेक्शन में पुल हो रहा है, राइट में। राइट। अब टेंशन का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, आप ये याद रखिए कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन is along the string string के along होगा and away from the body, तो टेंशन का डायरेक्शन स्ट्रिंग के अलोंग होगा और बॉडी से दूर हो जाएगा। तो टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करेगी और अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट। सो देखो, अगर मैं ऐसे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, इस स्ट्रिंग से एक मास अटैच कर दिया। अब मैं कई एग्जांपल्स ले रहा हूँ सिर्फ ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करने। ये मास है, ये स्ट्रिंग है, मैं आपसे कह रहा हूँ स्ट्रिंग मास पे जो टेंशन अप्लाई करेगी वो बताइए। तो स्ट्रिंग मास पर जो टेंशन अप्लाई करेगी वो टेंशन मास से दूर होगी। तो मास से दूर कौन सा डायरेक्शन होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स अपवर्ड्स। तो ये टेंशन हो जाएगा। एक और चीज देखो, अगर मैं मासेस ऐसे कनेक्ट करता हूँ, हॉरिजॉन्टली रखता हूँ, एक मास m1 लिया मैंने, एक मास m2 लिया, हॉरिजॉन्टली रख दिया। अब बताओगे स्ट्रिंग m1 पर टेंशन कहाँ अप्लाई करेगी, राइट में या लेफ्ट में? देखो स्ट्रिंग से दोनों मासेस कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग m1 पर भी टेंशन अप्लाई करेगी और m2 पर भी। तो स्ट्रिंग m1 पर जो टेंशन अप्लाई कर रही है उसका डायरेक्शन क्या है? राइट। राइट। राइट सर। स्ट्रिंग m2 पर जो टेंशन अप्लाई करेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट। लेफ्ट। अवे फ्रॉम m2, अवे फ्रॉम m2 कहाँ जाएगा? लेफ्ट। सो जो डायरेक्शन है टेंशन का, दैट डायरेक्शन इज अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। सर सपोज हर्षित तुम्हारी वॉइस गई। सर मैं कह रहा हूँ सपोज अभी यहाँ पे बस एक ही ऑब्जेक्ट होता है m1, तो हम मतलब m1 क्योंकि लेफ्ट में है तो तब भी स्ट्रिंग का डायरेक्शन राइट में ही होता। बिल्कुल, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, हमेशा। बस स्ट्रिंग बॉडी लो, बॉडी से अवे जो डायरेक्शन होगा वहां टेंशन काम करेगी। ये क्लियर हुआ? टेंशन वो फोर्स है जिससे स्ट्रिंग किसी बॉडी को पुल Yes, करेगी। डायरेक्शन ऑफ टेंशन स्ट्रिंग के एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। यस जी बताइए। आपने वो पिछले वाला दो ब्लॉक को साथ रख के फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन समझाया था ना सर? हाँ हाँ, कैसे?
वहां पर एक क्वेश्चन था कि अगर नॉर्मल कोई भी फोर्स हो सकता है सर, नॉर्मल का या कोई फिक्स्ड वैल्यू होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का इतना ही नॉर्मल हो सकता है, वरना तो कि कोई भी कितना भी फोर्स लगा। नहीं नहीं, देखो नॉर्मल रिएक्शन है टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटी अलग फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन अलग फोर्स है, जो तब आएगा जब दो सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में हो। मैं ग्रेविटी को नॉर्मल रिएक्शन या फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन नहीं कह रहा, इट्स एन इंडिपेंडेंट फोर्स जो तब आती है जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आए। कैसे? एक्सक्यूज मी सर। तो सर अगर बॉडी पे 50 न्यूटन फोर्स भी लगाए दे तो दूसरे बॉडी के नॉर्मल फोर्स की वजह से वो तो मूव नहीं करेगा ना सर। ये ऐसे कनेक्टेड है ना कैस्पर, यहाँ मैंने 50 लगा दिया, यही कह रहे हो? यही कह रहे हो? यस सर। अब देखो ये मूव करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा ना नॉर्मल रिएक्शन कितना है। अगर नॉर्मल रिएक्शन 50 से ज्यादा एक्ट कर रहा है तो फिर नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो नॉर्मल रिएक्शन 50 से कम है तो मूव कर जाएगा। अब वो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिखाना तो वही है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी तो सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ कि नाम क्या है फोर्सेस का, डायरेक्शंस क्या हो। अभी मूव करेगा नहीं करेगा खैस पर वो डिपेंड करेगा ये नेट कितनी फोर्स एक्ट करेगी। वो बराबर होना जरूरी नहीं होता है ना 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 ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो देखो अगर तुम, अब मैं ना एक ही डिस्कशन कई बार हो जाता है, इसको मुझे बाद में भी डिस्कस करना है। देखो जल्दी से देख लो, यहाँ पर ये दोनों, ये तो इंटरनल फोर्सेस है ना, कैंसिल ही कर देंगी एक दूसरे को, तो मोशन यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा ही, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसी है। बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी उसके लिए एक चीज दिमाग में डाल लो कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, नेट फोर्स जीरो नहीं है तो बॉडी मूव कर जाएगी। और जब मैं कह रहा हूं नेट फोर्स, दैट मींस ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, जो कुछ भी हो सकता है उन सबको कंबाइन कर नेट फोर्स निकालेंगे। तो मैं सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन से डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे फ्रिक्शन भी देखना पड़ेगा, मुझे टेंशन भी देखनी पड़ेगी, मुझे वेट भी देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना होगा, तब डिसाइड कर पाएंगे मूव करेगी नहीं। ओके सर, ओके सर। अच्छा युवराज तुम बताओ क्या कह रहे थे? सर हाँ अनुभव। सर ये जो आपने फर्स्ट वाला केस लिया है, हम्म, ये जिसमें एम मास लटका हुआ है, जिसमें टेंशन ऊपर को है, इसमें जो टेंशन है ये नॉर्मल रिएक्शन की इक्वल होगी? नॉर्मल रिएक्शन होगा ही नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन तो तब आता है जब दो सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में आए। इससे बट से ये जो ये है क्या कहते हैं, ये स्ट्रिंग और ये मास जो है, मास ऑफ बॉडी है तो कांटेक्ट में है। स्ट्रिंग इज नॉट अ सॉलिड सरफेस, स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो सॉलिड सरफेस नहीं मानती। ओके सर, थैंक यू सर। युवराज हाँ यार तुम्हारा क्वेश्चन दो बार रुक गया। हाँ युवराज अब बताओ। सर मैंने कुछ नहीं पूछा था। अच्छा तुमने कुछ नहीं पूछा? सर मेरा क्वेश्चन था सर, जो नॉर्मल रिएक्शन है, नहीं जो नॉर्मल फोर्स है ना सर, इसका रीजन क्या है लगने का? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन बोथ आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके सर। दो सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सर लिक्विड्स भी एक्सपीरियंस करते हैं टेंशन फोर्स? नहीं, लिक्विड्स में विस्कोसिटी आएगी, बॉइंग फोर्स आएगा, फ्रिक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, टेंशन है ही स्प्रिंग के। असल में बहुत डेप्थ में जाओ ना तो तुम्हें दिखेगा सब इंटरमॉलिक्यूलर है, नॉर्मल रिएक्शन भी इंटरमॉलिक्यूलर है, स्प्रिंग भी इंटरमॉलिक्यूलर है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में विस्कोसिटी होगी वो भी इंटरमॉलिक्यूलर है, बॉइंग फोर्स भी इंटरमॉलिक्यूलर है। वो तो सिर्फ थ्योरी ऐसे डेवलप की गई है ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाए, इसलिए सॉलिड्स वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन कह देते हैं, स्ट्रिंग की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को टेंशन कह देते हैं, लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बॉइंग फोर्स या विस्कोसिटी कह देते हैं, ताकि आप प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर पाए। तो बहुत इंटेलिजेंटली थ्योरी डेवलप की हुई है, अदरवाइज है सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो ये आ गया। अब इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो आपके कैलकुलेशन में बहुत काम आएंगी। पहला कि जो स्ट्रिंग है अगर ये मासलेस है, रोप, वायर, थ्रेड जो भी आप ले रहे हो, अगर वो रोप, वायर या थ्रेड मासलेस है तो दोनों टेंशंस इक्वल होंगी, P1 विल बी इक्वल टू T2।
अगर ये दोनों मासलेस है तो टेंशन सेम हो जाएगी, इक्वल टेंशन एक्ट करें। कोई मास सर अभी कंडीशन क्या है इसमें जो आपने T1 equals T2 दिया है? मासलेस ऊपर लिखा है ना हर्षित, मासलेस। अगर स्ट्रिंग्स नहीं सर, मतलब हम उन्हें प्लेस कैसे कर रहे हैं? हाँ, सर हम इन्हें प्लेस कैसे कर रहे हैं? ये ऊपर वाली प्रॉब्लम ले लो। मैं कह रहा हूँ ये जो वायर है, थ्रेड है, ये थ्रेड मासलेस है, कोई मास, ओके जीरो मास अब्दुल्ला। तो ये दोनों टेंशन जो एक्ट कर रही है वो सेम हो। तो स्ट्रिंग इज मासलेस, then tension in each part of string is same। तो अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो स्ट्रिंग के हर पार्ट में जो टेंशन एक्ट करेगी वो टेंशन सेम। अच्छा, इसके बाद गौरव सर, अगर हम हेयर को लें वो भी मासलेस होता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। गौरव कुछ भी ले सकते हैं आप, सिर्फ हेयर नहीं, वायर ले लो, थ्रेड ले लो। इफ इट इज मासलेस, अगर आप मासलेस ले रहे हो, उसका मास नहीं है, तो उसके सारे पार्ट्स में टेंशन सेम होगी, T1 इक्वल। अब्दुल्ला जीरो मास, अगर मैं कह रहा हूँ जीरो मास इज एन आइडियल टर्म। ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी लेंगे उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। दिस इज एन आइडियल टर्म कि अगर आइडियल आप ले रहे हो एक स्ट्रिंग, आप कहते हो मासलेस है, तो हर पार्ट में टेंशन सेम है। फिजिक्स ऐसे ही डेवलप की जाती है, पहले हम आइडियल केसेस लेते हैं, आइडियल केसेस के लिए चीजें सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद रियल लाइफ चीजें ऐड करते हैं। तो अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, हर पार्ट में टेंशन सेम होगी। लेकिन याद रखिएगा अगर दो स्ट्रिंग्स हैं तो दो अलग अलग टेंशन होंगी। लाइक एक M1 है, एक मास M2 है और एक मास M3 है। दो स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। तो इस स्ट्रिंग में मास M1 पर एक टेंशन एक्ट कर रही है, उसे मैं T1 कह देता हूँ। तो यहाँ भी जो टेंशन होगी वो T1, बट यहाँ जो टेंशन होगी वो T1 नहीं है, दैट्स T2। यहाँ जो टेंशन होगी दैट्स T2। अलग अलग पार्ट्स में टेंशन अलग अलग होगी। M1 M2 के बीच में जो टेंशन है वो T1 है, M2 M3 के बीच में टेंशन T2। अलग अलग स्ट्रिंग्स में टेंशन अलग होगी, बट ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, इसमें आप कहीं भी टेंशन ले लीजिए सेम है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। दूसरा, अगर स्ट्रिंग मासिव हो जाए तो टफ हो जाती है प्रॉब्लम। जैसे ही वो कहता है स्ट्रिंग का मास है 5 kg, प्रॉब्लम बहुत टफ हो जाएगी। यहाँ टेंशन अलग होगी, यहाँ टेंशन अलग। कुछ नहीं कह रहा, बाय डिफॉल्ट इट्स मासलेस, प्रॉब्लम इजी। एक चीज और है, अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, if string is inextensible, अगर string is inextensible है, stretch नहीं होती, then acceleration of all masses connected by a string is same. Connected by string is same. तो अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं होती, इट्स इनएक्सटेंसिबल, तो उससे जितने भी मासेस कनेक्टेड होंगे सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। मींस दिस इज M1, दिस इज M2। फोर्स अप्लाई कर कर मैंने इसे पुल किया, मैं कह रहा हूं दिस इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, स्ट्रेच नहीं हो रही है। So M1 और M2 दोनों मासेस जब मूव करेंगे, they will move with same acceleration. M1 और M2 दोनों का acceleration same होगा if it is inextensible. But अगर ये stretch कर जाए तो acceleration अलग अलग हो सकते हैं। सर ये वापस समझाना, हाँ ये acceleration वाला inextensible। एक बार और, अगर string inextensible है, inextensible means stretch नहीं हो सकती, खींच नहीं सकती, तो उस स्ट्रिंग से आप जितने भी मासेस कनेक्ट करेंगे उन सारे मासेस का एक्सेलरेशन सेम होगा, सारे मासेस सेम एक्सेलरेशन से जाते हैं। हाँ, इस इनएक्सटेंसिबल होगा तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल द मासेस बराबर होगा सर? बिल्कुल बराबर होगा। और वेलोसिटी भी बराबर होगा?
वेलोसिटी भी बराबर होगा एक्सीलरेशन। ओके थैंक यू सर। सर ये सेकंड केस में टेंशन अलग होगा क्या या सेम होगा पूरी स्ट्रिंग में? ये वाला भाई देखो यहाँ एक स्ट्रिंग है ना, तो देखो एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम आ रही है, दूसरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम, बट दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तो दो अलग अलग टेंशन होंगी। जब मैं कह रहा हूँ टेंशन इन ईच पार्ट इज सेम, इसका मतलब एक स्ट्रिंग में जितनी भी टेंशन एक्ट करेंगी वो सेम। ये तो दो अलग स्ट्रिंग हो गई, ये स्ट्रिंग 1 है और भाई ये स्ट्रिंग 2 है। नो सर, ये इस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के केस में। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के केस में अगर आपने एक स्ट्रिंग ली, इससे दो मास कनेक्ट कर दी, मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग स्ट्रेच और कंप्रेस नहीं हो सकती, तो ये दोनों मासेस एक ही एक्सेलरेशन से जाएंगे, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। यश या कुछ और पूछ रहे थे दोबारा? सर अगर तो ये एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं तो टेंशंस अनइक्वल होंगे क्या? नहीं, टेंशन सेम होगी, स्ट्रिंग सेम है ना, मासलेस है, तो अगर यहाँ T1 तो यहाँ भी T1, टेंशन सेम होगी। सर ये मासेस जो आपने कह रखा है सर, ये अभी रेस्ट पे है या फिर मूव कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब मूव ही कर रहे होंगे। सर अच्छा तभी। वो स्ट्रिंग अगर चेंज हो जाएगा तो टेंशन भी चेंज होना जरूरी नहीं होगा ना सर, क्योंकि अगर मास बराबर होगा तो टेंशन पहले के बराबर रह सकता है क्या? स्ट्रिंग चेंज होने का क्या मतलब है कैस्टल? दूसरा स्ट्रिंग है। अच्छा, इसको हटाकर दूसरा स्ट्रिंग ले आऊं, वो भी मासलेस है, हाँ जी सर। सेम रहेगा, स्ट्रिंग आइडेंटिकल है, लेकिन सर यहाँ दोनों ऑपोजिट में जा रहे हैं ना? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो ये फोर्स राइट में अप्लाई कर रहा हूँ तो ये भी राइट में जा रहा है, ये भी राइट में जा ओके सर, ओके सर। रहा है। हाँ मैत्री, यहाँ मैंने ये कहा कि दो स्ट्रिंग है तो दो टेंशन होंगी, बट एक स्ट्रिंग में, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, इसके अंदर जितनी भी टेंशन है वो सेम, ये सेकेंड स्ट्रिंग है, इसमें जितनी भी टेंशन होंगी वो सेम, लेकिन स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में दो अलग अलग टेंशन होंगी। सर तो हाँ। तो सर तो आपने T1 और T2 इक्वल इसमें तो नहीं लिखा है ना? यहाँ ओके सर। वो T1 is not equal, क्योंकि दो अलग सर अलग। हाँ कैसे? वो टी M1 और M2 को जोड़ने वाला स्ट्रिंग और M2 को M3 से जोड़ने वाला स्ट्रिंग दोनों का मास 0 कर दे तो T1 और T2 बराबर होगा सर? M3 और M2 से भी फर्क पड़ेगा। अच्छा नहीं होगा अगर बराबर? नहीं। ओके सर। सर सर वो थर्ड वाले में जब आपने सर, तो फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ना M1 और M2 का? एक
ओके सॉरी, क्या कहानी चलती रहती है तुम्हारी है। चलो खैर, सो इसके सारे डाउट्स हो गए थे क्लियर? सर मैं कुछ पूछ रही थी। हाँ मित्री बोलो, क्या पूछ रही थी? सर एक मिनट, मैं भूल गई मैं क्या पूछ रही थी। हाँ मैं ये पूछ रही थी सर कि क्या कहते हैं M1 और M2 सर एक ही फोर्स लगा रहे हैं ना, एक ही डायरेक्शन में, मतलब उनके साथ एक ही फोर्स लग रहा है ना? यहाँ पर यस सर। M1 पर सिर्फ टेंशन एक्ट कर रही है राइट में, M2 पर टेंशन लेफ्ट में एक्ट कर रही है, फोर्स F राइट पर एक्ट कर रही है। सो तो वो राइट कैसे है ओनली? कौन सी ये वाली? नहीं मतलब फोर्स राइट कैसे है? ये मैंने अप्लाई करी है, मैंने हाथ से एक फोर्स अप्लाई करी है राइट में M2 पर। यहाँ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन डेवलप होगी वो M1 में भी डेवलप होगी M2 में। तो स्ट्रिंग M1 पर टेंशन राइट में अप्लाई कर रहा है, M2 पर टेंशन लेफ्ट में अप्लाई कर रहा है। ये फोर्स तो मैंने अप्लाई करी है, कोई टेंशन थोड़ी ना। हाँ तो सर हाँ सर, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स क्या कहते हैं लगाई है अपने से, वो क्या कहते हैं उस M1 की टेंशन जो है T1 को वो बढ़ाएगा नहीं, इंक्रीज नहीं करेगा, उसका अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो भी सेम डायरेक्शन में अफेक्ट कर रहा है। अब वो कैसे अफेक्ट करेगा वो हम कैलकुलेशन देखेंगे। यस एफ अफेक्ट करेगा, बट कैसे अफेक्ट करेगा वो इस स्टेज पर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप इक्वेशंस बना। ओके सर ओके। सर मेरा भी क्वेश्चन था। हाँ। सर सपोज हम मास M1 और M2 को दो गाड़ियां मान लेते हैं, सपोज एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को खींच ले जा रही है, बीच में एक इनएक्सटेंसिबल रस्सी है सपोज, ठीक है सर तो अगर M1 जो है ये आगे वाली गाड़ी है सर, वो सब खींच रही है, तो टेंशन उसका मतलब उधर को उल्टी साइड को फोर्स नहीं लगना चाहिए? आपने दोनों को एक दूसरे की तरफ कर रखा है, T1 और T2 को, सॉरी दोनों T1 को, सर वो एक्सटर्नल फोर्स लगाने जहाँ लगाई जा रही है उस तरफ नहीं होनी चाहिए? अगर दूसरी तरफ होती तो खींचेगा कैसे? ये M1 है, ये M2 है, तुम इसे खींचना चाह रहे हो ना, तो ये स्ट्रिंग M2 को खींचेगी तो इसी तरफ फोर्स होनी चाहिए, तभी तो खींचेगा M2। और स्ट्रिंग M1 पर जो फोर्स अप्लाई करेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो स्ट्रिंग की वजह से M1 के मोशन पे ऑपोजिशन मिलेगा। भाई खुद सोचो हर्षित कि ये जो फोर्स है और ये जो टेंशन है, अगर मैंने एक मास और अटैच कर दिया तो M1 के मोशन में सपोर्ट नहीं मिलेगी, ऑपोजिशन मिलेगा, अपोज हो जाएगा। सर मतलब जो ये टेंशन फोर्स है वो मतलब उसकी खुद के वर्च्यू से है, मतलब हम उससे बदल नहीं सकते? नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो टेंशन स्ट्रिंग है तो टेंशन होगी हर हाल। चलिए बहुत डिस्कशन सर। और एक लास्ट क्वेश्चन था सर, जो आपने स्ट्रिंग बोला ना, वो आप मतलब कैसी स्ट्रिंग बोल रहे हो आप? हम सिंपली रोप भी कह सकते हैं? रोप भी कह सकते हैं। रोप सर तो रोप को यहाँ पे जो ये है एकदम आपने पहला डायग्राम बनाया है सिंगल M के साथ, सर तो इसमें रोप को सॉलिड ना मानना गलत नहीं होगा? गलत होगा क्योंकि थ्योरी अलग है ना। रोप की थ्योरी हम स्ट्रिंग के थ्रू लिखते हैं, सॉलिड मास नहीं है। सॉलिड होगा तो नॉर्मली एक्शंस रहेंगे, इसलिए कितनी भी मोटी रस्सी हो। ओके सर। अच्छा ये सब तो ठीक है। सर हाँ मेरे भी कुछ डाउट्स थे, चलो बताओ honestly। हाँ तो अगर वो रस्सी इनएक्सटेंसिबल नहीं है तो फिर उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा कौन से वाले का होगा? वो एक्सेलरेशन इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा अगर इनएक्सटेंसिबल नहीं है। बट सर इसमें टेंशन भी एक्ट कर रहा है और फोर्स भी एक्ट कर रहा है ना? हाँ उसके बावजूद भी इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि यहाँ फिर एक फोर्स और एक्ट करने लगेगी जिसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ kx। इसका ज्यादा होगा, इसका कम हो जाएगा। सर M1 और M2 इक्वल थे ना तब? M1 M2 कभी इक्वल नहीं है, अलग अलग। अच्छा हाँ हाँ सर। चलिए ये तो खत्म हुआ। अब मुझे बताइए, मैंने आप लोगों से एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 निष्कर्ष को फॉरवर्ड करने के लिए किया था, अब तक किसी का नहीं आया। पर पता है अगर आप लोग खुद नहीं करेंगे तो ये सारे डाउट्स, सारे डिस्कशंस बिल्कुल बेकार हैं। 3 दिन के बाद तो याद ही नहीं रहेगा क्या डिस्कस किया, सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं। मैंने फ्राइडे कहा था, सैटरडे है आपके पास, संडे है। चलिए संडे तक मुझे निष्कर्ष के पास चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का
पूरा सॉल्व करोगे, पिक लोगे, निष्कर्ष को भेजोगे असाइनमेंट्स, और ये सबके लिए है। वरना फिर अभी तक मुझसे सुनी नहीं है किसी ने, फिर ढंग से सुनोगे। सुन रहे युवराज, यश? सर असाइनमेंट्स कहाँ से निकाले? एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 बैक एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करनी। जो कुछ भी हो सकता है उसमें सब कुछ मैं आपको करा चुका हूँ। सर सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस? रुक जाना। हाँ सर, ठीक है, रुक गया तो बोल। हाँ सर, हाँ क्या बोल रही थी मैं? हाँ सर, क्या कहते हैं उसमें ना पीछे एडिशनल एक्सरसाइज भी दी हुई है, वो भी करनी है। जब मैं एनसीईआरटी सब करा दिया आपको, सब करा दिया, सब हो जाएगा। ओके सर। एडिशनल ही तो करने की चीज होती है उसमें। सर एग्जाम पास भी करने हैं? नहीं नहीं नहीं, बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है, उस बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और ये बाय डिफॉल्ट आपको होमवर्क है। जिस दिन मैं लॉज ऑफ मोशन खत्म कर दूंगा, 4-5 दिन का टाइम दूंगा बैक एक्सरसाइज के लिए। कई क्वेश्चंस तो मैं क्लास में लेता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपसे चाहिए पूरा। अच्छा, इसके बाद एक चीज और देखो, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम नाम बता रहा है कि बॉडी को हम फ्री कर देंगे। असल में होता क्या है, मैकेनिक्स की, डायनामिक्स की यूजुअली जो प्रॉब्लम्स होती है बहुत इन्वॉल्व होती है। एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारी बॉडीज होंगी। नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट कर रहा होगा, टेंशन भी एक्ट कर रही होगी, फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, वेट भी एक्ट करेगा, कई बॉडीज इन्वॉल्व होंगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में आप हर बॉडी को अलग ड्रॉ करते हो, हर बॉडी को अलग सॉल्व करते हो। एक टिपिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ अभी कि डायनामिक्स की प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे एक सरफेस दी उसने सरफेस पर एक ब्लॉक रख दिया, फिर इस ब्लॉक के ऊपर वो कहेगा एक ब्लॉक और रखा हुआ है। फिर ऐसा हो सकता है कि इस ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दे, इस स्ट्रिंग के आगे यहाँ एक पुली लगा देगा, पुली से ऐसे वायर जाएगी, यहाँ एक पुली और कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक ब्लॉक और कनेक्ट कर देगा, और बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर सकते। तो यहाँ पर एक साथ सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम करते क्या है, हर बॉडी को अलग ड्रॉ करते हैं। इसको अलग सॉल्व करेंगे, बी को अलग सॉल्व करेंगे, सी को अलग सॉल्व करेंगे, सबको अलग सॉल्व करते हैं, अलग अलग ड्रॉ करते हैं। उसे एफबीडी कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी तो जस्ट मैं रूल्स लिख रहा हूँ एफबीडी के। एफबीडी बनाते कैसे हैं वो जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम्स करूंगा आपको दिखता चला जाएगा। तो रूल्स फॉर मेकिंग एफबीडी। सर वो कॉमन फोर्स एंड मैकेनिक्स खत्म हो गया? हाँ, कॉमन फोर्स खत्म हो गया, बस वो सर वो 3 थे 4 थे? 3 थे। फ्रिक्शन जरा हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको सीख लें फिर आएंगे। ओके सर। सो एफबीडी बनाने के जो रूल्स हैं, पहला रूल है कि आप आइसोलेट करो बॉडी को सिस्टम से। आइसोलेट बॉडी फ्रॉम द सिस्टम, बॉडी को सिस्टम से आइसोलेट कर दीजिए, दैट्स रूल। अब बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस काम कर रही हैं वो सारी फोर्सेस अप्लाई कर दीजिए विद प्रॉपर डायरेक्शन। अप्लाई ऑल फोर्सेस acting on the body with proper direction. बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस काम कर रही हैं वो सारी फोर्सेस अप्लाई कीजिए विद प्रॉपर डायरेक्शन। बस एक चीज याद रखिएगा, जो फोर्सेस बॉडी पर एक्ट करेंगी हम सिर्फ उसी को लेंगे। फोर्सेस अप्लाइड बाय द बॉडी आर नॉट कंसिडर्ड in FBD.
सो जो भी फोर्सेस बॉडी अप्लाई करेगी उन फोर्सेस को हम एफबीडी में कभी नहीं लेंगे। हम सिर्फ वो फोर्सेस लेंगे जो फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी। जो फोर्सेस बॉडी अप्लाई करेगी वो फोर्सेस कभी भी एफबीडी में काउंट नहीं होते। ये लिख लीजिए। अब जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आता जाएगा इससे कैसे हैंडल करना। इतना लिख लीजिए, बताइएगा। इसकी टेंशन मत दीजिएगा इसे कैसे ड्रॉ करते हैं क्या करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं सारा यूज करूँगा। रब कर दूं से मेरी ये डिस्कशंस अभी नहीं हो सकते। जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा ना आपके पास तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक बहुत सीधा सा रीजन है, अगर ए और बी को एक साथ लोगे तो ए और बी एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रही होंगी वो तो कैंसिल ही हो जाएगी। एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आप कभी उसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ए और बी एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे वो एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे, कैंसिल ही हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद द नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। और भाई एनसीईआरटी के साथ साथ आप में से जो लोग जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें एचसी वर्मा भी सॉल्व करनी है। साथ साथ सॉल्व करते रहिए क्योंकि अब से सिलेबस बहुत तेज जाता है। नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा है, वीक में 6 हो रही हैं अभी तो, हालांकि 5 क्लासेस में करूंगा, 6 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आप वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे। The next is the concept of equilibrium. So, equilibrium का मतलब है net force on the body is zero. सर वो एफबीडी अभी नहीं कर रहे हैं? FBD अभी करेंगे, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना तब सीखेंगे। इसमें आ जाएगा इक्विलिब्रियम में FBD की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बताया। FBD में भी सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है कि व्हाट इज FBD, कंडीशंस क्या है FBD बनाने, बाकी सब आपको दिखता चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो। अगर मैं कह रहा हूँ एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, ये मतलब है इक्विलिब्रियम का। सो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। अब जब मैं कहता हूँ नेट फोर्स इज जीरो तो इसे आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेट फोर्स इज जीरो, दैट मींस नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस भी जीरो है और नेट फोर्स अलोंग z एक्सिस भी जीरो। जब आप नेट फोर्स ले रहे हैं तो वो x एक्सिस के अलोंग भी है, y एक्सिस के अलोंग भी है, z एक्सिस के अलोंग। सो नेट फोर्स इज जीरो, दैट मींस नेट फोर्स अलोंग जीरो, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस जीरो, नेट फोर्स अलोंग z एक्सिस जीरो। अगर मैं कहता हूं आपसे कि नेट फोर्स जीरो, सो एक्स एक्सिस के अलोंग भी नेट फोर्स जीरो, वाई एक्सिस के अलोंग भी नेट फोर्स जीरो और जेड एक्सिस के। और फिलहाल मैं इक्विलिब्रियम ले रहा हूं ऑफ अ पॉइंट मास। दिस इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट मास। अब देखिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सो देखिए इक्विलिब्रियम को आप 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम, दैट मींस नेट फोर्स इज जीरो। अच्छा, इफ नेट फोर्स इज जीरो दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। If force is zero, that means acceleration of the body is zero. If net force acting on the body is zero, that means acceleration is zero. अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में इसे आप 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं।
शायद अब टाइम। एक इक्विलिब्रियम होता है जिसे हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा इक्विलिब्रियम होगा जिसे कहेंगे हम डायनामिक। अब देखो, जब मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम, दैट मींस नेट फोर्स इज 0। स्टैटिक का मतलब है कि बॉडी रेस्ट में होगी, नेट फोर्स 0 है और बॉडी रेस्ट में, दैट स्टैटिक। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 होने का मतलब है एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है, इसको आप दो तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। बॉडी अगर रेस्ट में है तब भी एक्सेलरेशन 0 होगा, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी एक्सेलरेशन 0। अगर बॉडी रेस्ट में है तब भी एक्सेलरेशन 0, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी एक्सेलरेशन 0। तो आप कह सकते हैं इफ एक्सेलरेशन इज 0, दैट मींस बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सो दो तरह से आप इक्विलिब्रियम को डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। कैलकुलेशंस दोनों की एक जैसी हो। आप जो फैक्ट यूज करोगे, आप सिर्फ ये फैक्ट यूज करोगे दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। अगर बॉडी रेस्ट में है नेट फोर्स 0, स्टैटिक। बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तब भी इक्विलिब्रियम में, बट उस इक्विलिब्रियम को डायनामिक कहेंगे। चलो जल्दी से लिख लो, इतना बायो की क्लास है, स्किप छोड़ दो। सर यस यस मिस। सर होस्ट। हाँ बिल्कुल। जेडी सर हैं, सर को मैं होस्ट बना के जाऊंगा। सर वो आ गए? सर आ गए। से स्टैटिक में एक्सीलरेशन का क्या इफेक्ट है? हाँ, स्टैटिक में एक्सीलरेशन 0। जैसे आप कहते हो ना कि इक्विलिब्रियम में, दैट मींस एक्सेलरेशन तो 0 है, नेट फोर्स 0 ना, तो एक्सेलरेशन इज फोर्स ना, बस बॉडी रेस्ट में है, या वेलोसिटी 0, डायनामिक में वेलोसिटी कांस्टेंट। सर कल का क्वेश्चन, हाँ कल का क्वेश्चन सर। हाँ, कल का क्वेश्चन कैश पे आ जाएगा, आ जाएगा फिर क्लास है। आज फिर क्वेश्चन नहीं भेज दूं सर आपको व्हाट्सएप पे? दुल्ला, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। दुल्ला, चलो भाई, क्लास ओवर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। और संडे तक अगर अटेंडमेंट नहीं आया ना तो तुम सुनोगे सब इम्पोर्टेंट। ओके सर, पक्का भेज दूंगा सर। बाय सर, थैंक यू सर।